इवन तो हम देख रहे थे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में, जिसमें इसके पार्ट 1 में हमने इंट्रो, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स देख लिए थे। तो आज इसी के एक टाइप जो है वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड वेलफेयर, तो हम वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, जो कि एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है। The Department of Women and Child Development, created in 1985, formulates and implements the policy and program related to women and child welfare। तो जो डिपार्टमेंट था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो 1985 में बनाया गया। इस डिपार्टमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए और उनको लागू किए। उनमें ऐसी पॉलिसीज बनाई जो किससे रिलेट करती है, वुमेन और चाइल्ड के वेलफेयर से, जिससे जो वुमेन है और चाइल्ड है उसका वेलफेयर हो, ऐसी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए गए। तो द मेजर प्रोग्राम आर एजेंडा, तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम थे देखते हैं। सबसे पहला है सोशल लेजिस्लेशन। The new Constitution of India, adopted in 1950, accorded complete equality of right to women with men. All women now enjoy political rights equal with men। हम सबको पता है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान इंडिया ने अडॉप्ट किया था, वो 1950 में बनाया गया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो राइट्स है वुमेन को, वो इक्वल राइट्स दिए जाएंगे वुमेन को, जैसे कि मेन को दिए जाते हैं। और जो वुमेन है वो भी अपने सारे जितने भी पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जो मेन उनको मिलते हैं, वो सेम राइट्स वुमेन को भी दिए गए। मतलब उनको इक्वलिटी का राइट्स दिया गया, समानता का अधिकार दिया कि जो राइट्स मेन के पास है वही इक्वल राइट्स वुमेन के पास भी हैं। सारे पॉलिटिकल राइट्स जो मेन को मिले हैं वही सारे पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को भी दिए गए। नेक्स्ट है एक्ट, हिंदू इंटरस्टेट सक्सेशन एक्ट 1956 एंड द हिंदू गार्जियनशिप एक्ट 1956 हैव रिमूव द सेवरल डिसेबिलिटीज वुमेन सफर्ड फ्रॉम। नाउ, यह नो लिखा है वो नाउ है। नाउ हिंदू कैन एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स इक्वल विथ मैन। मतलब जो हिंदू इंटरस्टेट सक्सेशन एक्ट था जो 1956 में लाया गया, और हिंदू गार्जियनशिप एक्ट था जो भी 1956 में लाया गया था, उसने बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ को रिमूव किया जिससे वुमेन, मतलब जो महिलाएं हैं जो बहुत सारी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही थी सोसाइटी के, उन सबको दूर किया। और अब वुमेन यानी हिंदू मतलब वुमेन भी सारे पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय कर सकते जितने मैन को मिलते हैं। The Child Marriage Restraint Amendment Act 1979 has raised the age of marriage for girls for 15 to 18 years and for boys from 18 to 21 years। जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट था 1979 में, उसने जो शादी की एज होती है, मैरिज की एज होती है गर्ल्स के लिए, वो 15 टू 18 ईयर्स कर दी गई और बॉयज़ के लिए 18 टू 21 ईयर्स कर दी गई। हालांकि अब और ये मैरिज एज जो है गर्ल्स और बॉयज़ की चेंज हो गई, अब 15 टू 18 ईयर्स नहीं है और 18 टू 21 ईयर्स बॉयज़ के लिए नहीं है, इससे भी आगे थोड़ी एज बढ़ा दी गई है। लेकिन ये हम इस एक्ट में पढ़ रहे हैं। तो जब सबसे पहले चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया था तब 1979 में यही एज क्राइटेरिया रखा गया था कि जो शादी की एज होगी गर्ल्स के लिए वो 15 टू 18 होगी और जो बॉयज़ के लिए होगी वो 18 टू 21 ईयर्स होगी। ये उस टाइम का है एज क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन टू मैन और वुमेन। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में लाया गया, जिसमें यह हुआ कि जो भी ज़्यादा जितनी मेहनत जो करता उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलेगी। अगर पहले की मतलब अगर मैन कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको रिम्यूनरेशन उतना ही मिलेगा, और वुमेन भी अगर सेम हार्ड वर्क कर रही है किसी वर्क के लिए तो उससे भी उतना ही पेमेंट मिलेगा। मतलब मैन और वुमेन दोनों को इक्वल पेमेंट मिलेगा उनके रिम्यूनरेशन उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग। तो ये एक्ट थे। पहला तो था कि जो एक्ट आया उसने वुमेन की जितनी भी डिसेबिलिटीज़ जिससे सफ़र कर रही थी उसको रिमूव किया। फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया जिसमें जो गर्ल्स के लिए एज रखी गई मैरिज की वो 15 टू 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 18 टू 21 ईयर्स रखी गई। फिर रिन्यूमरेशन एक्ट आया जिसमें बोला गया कि अगर कोई वुमेन मैन जितना ही हार्ड वर्क कर रही है किसी वर्क को लेकर तो उसको भी उतनी ही पेमेंट दी जाएगी जितना कि मेन को दिया जाता है। मतलब दोनों को इक्वल पेमेंट का राइट दिया जाएगा उनके रिन्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट था अदर प्रोग्राम रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ वुमेन। और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो वेलफेयर ऑफ वुमेन से रिलेट करते हैं। तो पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ महिला मंडल इन 1961। सर्विसेज प्रोवाइडेड आर मैटर्निटी एंड हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो महिला मंडल का इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना की गई 1961 में, जिसमें कैसी सर्विसेज मैटर्निटी यानी मैटर्निटी की सर्विसेज प्रोवाइड की गई, और मतलब मैटरनल केयर जितनी भी होती है, एंटीनेटल
इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, उस प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड की गई। एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना और ट्रेनिंग देना। महिला मंडल के जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ उनका क्या क्या काम, वो किस तरह की सर्विस दे रहे थे, तो पहले मैटरनिटी सर्विस दे रहे थे, एजुकेशन की और ट्रेनिंग की, तीनों सर्विसेज महिला मंडल की इस्टेब्लिशमेंट ने दी। नेक्स्ट था फैमिली लाइफ इंस्टीट्यूट। सर्विसेज प्रोवाइडेड आर काउंसलिंग सर्विसेज, फैमिली लाइफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन ऑफ मोरल स्टैंडर्ड। इसमें कौन कौन सी सर्विस दी गई? फैमिली लाइन इंस्टीट्यूट, जो फैमिली लाइफ इंस्टीट्यूट बनाया गया उसने कौन कौन सी सर्विस दी? काउंसलिंग की सर्विस दी, फैमिली लाइफ में जो एजुकेशन है उसकी सर्विसेज दी, और जो मोरल स्टैंडर्ड होते हैं उसका किस तरह से इवैल्यूएशन करना है उसकी सर्विसेज दी फैमिली लाइफ इंस्टीट्यूट ने। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन बेटरमेंट। अब बहुत से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आए जो वुमेन के वेलफेयर के लिए आए, जो वुमेन के साथ पहले सोसाइटी जिस तरह से बिहेव कर रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आए। सर्विसेज प्रोवाइडेड पब्लिकेशन, रोल प्ले, ट्रेनिंग कैम्प फॉर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन, स्पेशली वायलेंस बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। इसमें क्या किया? बहुत सारे पब्लिकेशन किए गया, रोल प्ले किया गया, कैंप लगाए गए ट्रेनिंग के। ये रोल प्ले, ये ट्रेनिंग कैंप किस लिए लगाए गए? कि जो वुमेन के अगेंस्ट जो भी एट्रोसिटीज़ यानी जो भी अत्याचार हो रहे थे महिलाओं पे उनको रोकने के लिए, स्पेशली जो घरेलू हिंसा, वायलेंस वगैरह हो रहा था उस पर अवेयरनेस लगा के लोगों को जागरूक करके उसको रोकने के लिए बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने रोल प्ले की करवाया, ट्रेनिंग कैंप्स लगाए, पब्लिकेशन करवाया, जिसमें जो वुमेन के, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उसको रोकने के लिए। तो ये ओवरऑल वुमेन वेलफेयर के बारे में हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।